आपका अब तक का जो सफ़र रहा साहित्य का, तो उस पर चर्चा करने आए हैं आपसे। कुछ आपसे जानना है, कुछ मेरे सवाल है जो मेरे अंदर अभी तक तैर रहे हैं, तो उसका जवाब अरे जो भैया है, आप उनके दोस्त हैं, देखिए जरा सा उसका जवाब आप ही से लेना है। बदमाशी देखिए। हम लोग शुरू करते हैं। हाँ नमस्कार, मैं वरुण प्रभा, और मेरे लिए आज बड़े ही सौभाग्य की बात है और ये खुशनसीबी है मेरी कि साहित्य का, जहाँ मैं क ख ग तक नहीं जानता, वहाँ आज साहित्य की अलखनंदा, जिसे नवगीत की अलखनंदा, नवगीत की मंदाकिनी से सुशोभित किया गया डॉक्टर शांति सुमन के साथ मैं बैठा हूँ। और कुछ सवाल है नवगीत को लेकर, साहित्य को लेकर, और साहित्य की जो भांति भांति की के जो आकार प्रकार है उसको लेकर, और उसी को लेकर मैं आज शांति सुमन जी के पास हूँ। तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि आपके दर्शन हुए और आपसे बात करने का मुझे ये सुखद मौका मिला। राजी, अरे कहाँ कागज कहाँ है? अरे वहाँ से चलिए तो इसको हाँ, इसको खेलिए यहाँ। नहीं नहीं, हमको कागज दे दीजिए। अरे यहाँ दो ना, यहाँ दे दो। पूरा देंगे ना, दिखेगा ना सर। क्या करें? नवगीत की पहली कवित्री है। अ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपकी अस्वस्थता में भी आपके चेहरे का जो तेज है और जो देखिए एक बदमाशी। जिजीविसा है, एक जो लगन है, वह स्पष्ट दिख रहा है। तो हम लोग ये केवल प्रशंसा है बस। ये प्रशंसा नहीं है, ये वास्तविकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कुछ सवाल मेरे पास है आपके लिए, और मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इसका जवाब देंगी, और एकदम पूरे मन से, बिना किसी वो कहते हैं ना कि किसी इससे प्रभावित हुए बिना, बिना किसी लाग लपेट के कि किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, जैसा कि आप अपने रचनाओं में लिखती हैं, हमने छोड़ती ही नहीं है। तो वैसा ही। हमको जो और करना है वही करेंगे। बिल्कुल। और ये जो इंटरव्यू आपका है, ये जो आपसे बातचीत का सिलसिला है, इसका पूरा श्रेय जाता है लहक पत्रिका को। लहक पत्रिका आपके ऊपर एक विशेषांक निकाल रहा है, और उसी पत्रिका के द्वारा मुझे प्राधिकृत करके भेजा गया है। अरे बाप रे, तो मैं फिर से एक बार आपको प्रणाम करता हूँ, और मेरा जो पहला मैं सवाल पुनः प्रणाम करती हूँ। आप बस चाहे जितने भी छोटे हो किसी उम्र में, आपका लेकिन आप प्रणम्य हैं। आपका आशीर्वाद मिलता आप भी रहे। प्रणम्य है भाई। तो मेरा जो मैं पहला सवाल है कि हिंदी कविता से अलग या अलगाकर नवगीत किस वजह से अपना अलग रास्ता बनाई, और उसको हिंदी कविता से अलग करके क्यों देखा जाना चाहिए? दोनों के शिल्प का सवाल है। पहले के जो गीत थे उसमें शिल्प का कोई चमत्कार नहीं था। तो शुरू से बहुत फ्लैट ली उसको कर देने की आदत थी लोगों की, रचनाकार की। मगर जब से नवगीत आया तब से उसमें शिल्प का मिश्रण हुआ। तो ऐसे ऐसे कहकर बात नहीं कही जाती थी, उसको शिल्प के आधार पर बढ़िया बनाकर, तर्कपूर्ण बनाकर कहा जाता था। इसीलिए उसको अलग अलग करना ही था, यह नहीं होता। यह जरूरी क्यों था?
ऐसा ऐसा कभी लगा कि कविता में इसीलिए कि नवगीत से गीत से नवगीत का जो पुनश्चरण है, इसी के लिए वह जरूरी था। समझ गए ना? आपको ऐसा कभी ये लगा कि कविता में जो काल है या जो सामाजिकता है उसका प्रवेश थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसको नवगीत के जरिए? सामाजिकता तो उसमें थी ही। सामाजिकता नहीं होती तो नवगीत क्यों होता? और बाद में जब वो जनगीत भी बना, समझ गए ना? तो जब तक सामाजिकता नहीं होगी तब तक इस तरह का जो ये बड़ा स्टेप वो नहीं ले पाता था, नहीं ले पाता। इसीलिए आप इसको इस तरह से देखिए कि नवगीत की सामाजिकता का स्टैंड बहुत बड़ा है, बाद में वह जनगीत भी हो गया है। अच्छा, आप पहले कविता लिखती थी, हाँ, क्या कारण हुआ कविता से मोह भंग होने का कि आपको नवगीत? कविता से मोह भंग नहीं हुआ, कोई मोह भंग नहीं होता बाबू। हम तो कविता लिखते थे तो हम बहुत दिनों तक कविता नहीं लिखे। हम तो आते ही 1900 कितना में कहेंगे, अब तो तारीख मुझे नहीं याद रहता है। हमको तुरंत नवगीत का स्मरण हुआ। अब मैंने उसको ज्वाइन किया। मैंने कहा कि नहीं, नवगीत से बड़ी इस समय कोई हस्ती नहीं है जो हमारी भावनाओं को प्रश्रय दे सके। समझ गए? तो हमने उसको अपना लिया तो देखा मैंने कि उसके शिल्प के कारण हमारे कथन में बहुत ज़्यादा न तो पुनरावृत्ति है और न तो किसी तरह का कोई कपट है। हम बहुत अच्छा से उसको कर पा रहे हैं। जब शुरू में जब आपने कविता लिखना शुरू किया था तो लोग आपको कवित्री कहते थे, शांति सुमन कवित्री है। उसके बाद आपने नवगीत लिखना शुरू किया और हिंदी में नवगीत में महिला, चूँकि राजेंद्र सिंह वगैरह पहले लिखते थे लोग, लेकिन स्त्री का जो नवगीत में स्त्री आगमन हुआ वो आपसे शुरू हुआ है। तो बाद में जब लोग बोलने लगे कि नवगीतकार हैं, तो ये कवित्री और नवगीतकार होने में के बीच का जो अंतर था, दोनों का जो संबोधन था, उसमें अपनापा आपको ज़्यादा किससे नहीं, महसूस हुआ? कवित्री का नहीं, नवगीत का ही। मैं जिसको बिलोंग करती थी, है ना, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ होम कर दिया था, नवगीत के लिए होम किया था कि वो कैसे उसका पुनरावृत्ति हो, कैसे वो हमारे जीवन में आए, समाज में आए, कैसे साहित्य के पटल पर आए। तो इसीलिए हमने उसको बहुत ज़्यादा किया। हम कह सकते हैं आपको मदन जी कि साहित्य से नवगीत को जो मिला, नवगीत में साहित्य को बल्कि 50 भाग ज़्यादा करके लेता है, 50 भाग ज़्यादा करके लेता है। नवगीत से जैसे भैया हम आपको भी कह रहे हैं, माथा इधर ज़्यादा नवगीत से जनगीत का सफ़र, और जितना मैंने आपको पढ़ा हुआ है और मंचों पे जितना सुना हुआ है या बड़े बड़े समीक्षकों ने, आलोचकों ने आपके ऊपर लिखा है, तो नवगीत से जनगीत का जो सफ़र रहा आपका, और मैंने देखा है कि आपके जनगीत में जो समाज से वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिसके बारे में लिखने से पहले लोग 1000 बार सोचते थे, और अगर लिखते भी थे तो उसका कहीं ना कहीं से वो आकाशीय बिंब के प्रयोग के रूप में उसको लाते थे। निराला के बाद मैंने जो देखा कि निराला सीधे सीधे तोड़ती पत्थर उस स्त्री के पास पहुंचते हैं, और आप सीधे सीधे ललमुनिया तक पहुँचते हैं। तो ये नवगीत और जनगीत के बीच का जो अंतर रहा, और ये वंचितों की जो पीड़ा रही, और उसको आपने जो सहेजा, महसूसा, उसका अनुभव कैसा रहा? क्या मतलब पीछे कहिए उसको? नवगीत से जनगीत तक का जो आपका सफ़र रहा, नवगीत से अचानक से जनगीत में उतर जाना,
और संगीत में उतरकर जो वंचित समाज था, जिसकी बात लोग बिंब के सहारे किया करते थे, आपने निराला के बाद सीधे सीधे वहाँ तक अपनी पहुँच बनाई और सीधे सीधे जैसे निराला ने तोड़ती पत्थर के जरिए सीधे वो उस स्त्री तक पहुँचे, और आप ललमुनिया के जरिए सीधे उस स्त्री तक पहुँचती हैं। आप सीधे खुरपी हंसुआ की बात, तो ये वंचितों जनगीत में आकर और वंचित को सीधे सीधे वहाँ तक खड़ा करना, ये अनुभव निराला ने जो किया उसमें बहुत ज़्यादा कितना भी सामान्य मतलब प्रकरण हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि निराला का अपना एक वो भी है, व्यक्तित्व भी है, उसको इतना नीचा नहीं उतारा जा सकता है, समझ गए। लेकिन मैंने जब कहा तो हम तो नीचे उतारा है। ललमुनिया इसी शहर में ललमुनिया भी रहती है बाबू। ये ललमुनिया उस शहर की प्रतिनिधि है, गरीब गुरुआ की, जहाँ किसी तरह लोगों का गुजारा होता है, समझ गए। और ललमुनिया बड़े हिसाब से उसमें रह लेने का या तो अभिनय करती है या बहुत बड़ा लोग करती है, होता है। हम चाहते हैं कि ललमुनिया की तरह समाज की सब वंचित स्त्रियाँ अपने को मतलब अपने को इस तरह से ढाले कि ललमुनिया की तरह वो बने। ललमुनिया में उसमें एक पंक्ति आती है ना, हमको याद नहीं आ रहा है कि क्या है, इसी शहर में ललमुनिया भी रहती है बाबू। हाँ, आग जलाने खातिर कोयला चुनती है बाबू जी। अब देखिए, उसको कोयला तक चुनना है कि आग जले, यह जो उसका मर्म है यह अद्भुत है। वह आग नहीं जलाती तो यह भावना उसके मन में नहीं आती, इसीलिए वो बहुत बड़ी आनुषंगिक कथा है ललमुनिया के साथ। जब आप कविता से नवगीत में आई तो आपका स्वागत हुआ या विरोध हुआ? बाप रे बाप, विरोध नहीं, लोगों को लगा कि दीदी आई, सब तो बिखरे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। मैं जब आई तब अपने लोगों को समेटा, मैंने कहा कि आप नवगीत लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो नवगीत को समझना होगा। और फिर नवगीत को समझाया मैंने, और उसके बाद नवगीत उस समय के जो रचनाकार थे, क्योंकि नवगीत में आपका पहले स्त्री के रूप में आपका पहले आगमन होता है। उस समय के बड़े बड़े नवगीतकार लोग जो थे पुरुष थे, और पुरुषवादी स्वाभाविक है, पुरुष से जब मानसिकता पुरुषवादी होगी, और वर्चस्ववादी लोग भी थे, तो उन लोगों के सामने एक स्त्री होकर और वहाँ जो उन लोगों से आपका सामना तो हुआ। पहले ही कह देना चाहती थी, आप इतना बढ़िया से बोल रहे हैं कि उन लोगों को यह लगता था ऐसा कोई चेहरा मिले, ऐसे कोई शब्द मिले, ऐसा कोई भाव मिले, ऐसा कोई विचार मिले जो उनको सपोर्ट करे, समझ गए। और उसको मैंने करा, इसीलिए लोगों ने हमको पकड़ा और लोगों ने हमको मान दिया, स्वागत किया लोगों ने। और एक और संशय मेरे अंदर है, तो पुरुष रचनाकार जो थे उस समय से, उनसे चुनौती लेने और देने में लेखन क्षेत्र में आपकी जो उपेक्षा हुई, क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा, मैंने लिखा भी है कि आपकी जो उपेक्षा हुई, उसके बारे में अपना अनुभव बताइए। और मैं ऐसा पुरुष है, आप बुला देना मेरा, पुरुषों की एक नियति होती है, जब उनको मिल रहा है तब वो बहुत अच्छे हैं, और जब उनका कुछ जा रहा है तब वे फुरियत हो जाते हैं, समझ गए। प्रशांत नाम है, प्रशांत, देखिए उसे अपने नाम एक ही बार याद किया है, तो प्रशांत जी वो फुरियत हो जाते हैं कि जब उन्होंने कहा, क्या कहा था आपने?
जो उपेक्षा आपकी हुई, हाँ, उपेक्षा हुई इसलिए कि जब मेरा नाम होने लगा तब उपेक्षा हुई, पहले उपेक्षा नहीं हुई। पहले तो सबने मुँह बंद करके देखा कि जो कर रही है क्या कर रही है। और जब कर लिया ना और लोगों की चर्चा में आ गई तब उनको लगा कि अरे वाह ये स्त्री होकर कहाँ चली गई और मैं कहाँ रह गया। पुरुषों की यह नियति बहुत बुरी है, जब अपना उसको नहीं मिलने लगता है तब सब उसको अजीब सा लगता है। समझ गए? हाँ। तो इस तरह का जो अवसर आया जो आपने जिया इस पुरुष, मैं फिर से उस शब्द पे आ रहा हूँ कि पुरुष वर्चस्ववादी जो ये धारा थी उसमें जो आपने जिया, आप जो उपेक्षा हुई आपकी, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसमें मन में कभी ऐसा हुआ कि कोई अवसाद आया, कोई पीड़ा उस तरह की, कभी ये लगा कि मतलब मैं पुरुष होती तो मुझे ये मिलता नहीं या नहीं मैं नहीं उस नहीं, दिन कभी की नहीं, होती? कभी नहीं। यही तो बड़ी बात है। मैंने जो अब सोचा और जो हुआ वह मेरे लिए इतना संतोषप्रद था कि मुझको कभी कुछ लगा ही नहीं। समझ गए? जी। अगर उसमें कभी कोई कटौती होती, कुछ हेम छेम होता तब मुझको कुछ लगता, लेकिन मैंने जिस तरह से उसको लिया वो उस तरह से सफल हुआ, इसलिए मुझको अच्छा लगा। चलिए अब इससे इतर थोड़ा सा हम लोग सवाल करते हैं आपसे कि आपके जो समकालीन रचनाकार थे उसमें से आप किनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित रही, उनसे कोई प्रोत्साहन और नाम मिला, लीजिए दो चार उनका लोग। नाम बताइए। नहीं, हम क्यों बताएं, आप बताइए तब से उनसे आपके कहेंगे। समकालीन उस समय नचिकेता थे, राजेंद्र जी थे, महादेवी को भी मैं आपका समकालीन ही कहूँगा, वो भी आपकी समकालीन थी, और भी बहुत सारे लोग उस समय आए हुए थे गीतों में, तो उसमें जिससे आप प्रभावित रही या जिसने आपको हम किसी प्रोत्साहित से किया? प्रभावित, आप जानते हैं मैं बहुत अक्खड़ हूँ। जी, मुझे जिससे प्रभावित होना बहुत बहुत निम्न कोटि का होना है। मैं कभी नहीं प्रभावित होती, इसीलिए प्रभावित होती हूँ उसके विचार मुझको कहीं कहीं पहुँच जाते हैं, कुछ होता है, लेकिन मैं उसका कॉपी नहीं करती। समझ गए? कॉपी भी नहीं करती और मैं उसको कहने के लिए बाध्य करती हूँ कि मैं आपसे प्रभावित हूँ। आपके समकालीन जो लोग रहे हैं उसमें जिसकी रचना आप पसंद करती हैं, जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया क्या क्या प्रोत्साहित? कि भाई हमको इसमें प्रोत्साहित किसी ने पूरा- नहीं किया। जी, हम प्रोत्साहित किसी से वही नहीं। प्रोत्साहित शब्द जो है ना तो कभी भी एक नंबर का शब्द नहीं है, वो हमेशा द्वितीय कोटि का शब्द है, प्रभावित होना। समझ गए? जैसे हम तो इस तरह से नहीं हुए। आपका जो पसंदीदा रचनाकार थे जिसको आप बार बार पढ़ना चाहती थी, सुनना चाहती थी? रमेश रंजन थे। रमेश रंजन। हाँ, रमेश रंजन को मैंने बार बार पढ़ा। बहुत अच्छा लगा ये जान के, हमारी भी कोशिश होगी कि रमेश रंजन जी को भी हम खूब रंजन नहीं, रंजक। पढ़ें। रंजक कर, रमेश कौन रंजन, नहीं, रंजक, रंजक, रमेश रंजक। रंजक। हम कोशिश करेंगे कि अब हम भी उनको पढ़ें। हाँ जरूर और जरूर जरूर। बहुतों के साथ आपका पंगा भी हुआ है, जैसे महादेवी के साथ भी आपका पंगा हुआ है। यह तो सब मुझे पैसा लगेगा, इतनी बड़ी महादेवी विरासत यह इतिहास क्यों हुआ उससे मेरा पंगा? पंगा हुआ। हाँ हाँ बोलिए। तो ये जो पंगा हुआ हम्म। ये क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आप महादेवी ने हमको चिढ़ा दिया। महादेवी रवींद्र भवन में, लखनऊ के रवींद्र भवन में यह आयोजन था। महादेवी बीज बक्सा में पढ़ने के लिए आई थी और दो इधर थी। उधर थी डॉक्टर कमला रत्नम, डॉक्टर रमा सिंह, इधर थी डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री और शांति सुमन। तो 300-200 का हो गया। तो हमने देखा कि अरे ये कितनी खराब बात है। ये दोनों में से सब ने महादेवी का अनुसरण किया। दीदी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो जो की थी उसी का उसने भरण पोषण कर दिया। तो हमको बहुत बुरा लगा, इसको करना क्या था इनको तब। तो हम जब बैठी तो हमने कहा कि दीदी आप लोगों ने अच्छा नहीं किया,
अरे भाभी ने जो कहा, आप तो उसकी परीक्षा कर दी ना, उसके पीछे आगे कुछ करती तो आप तो जो उन्होंने कहा उसी को आपने सपोर्ट किया, तो आपका कहा हुआ क्या है? कहा कि तुम नहीं जानते हो, जो मेरे टीचर है। अपने कहा बाप रे, हमारी टीचर नहीं है तो हम तो बहुत खराब है, अब हम क्या करें? तो हम कहें नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आप अपने से जानिए कि महादेवी ने जो किया अच्छा किया कि बुरा किया। महादेवी जी ने तो मटका डाल दिया। मटका डालना कहते हैं कि आप इसके आगे पीछे कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसमें थी डॉक्टर रमा सिंह, नहीं डॉक्टर कमला रत्नम, डॉक्टर रमा सिंह, उनके बाएँ। दाएँ थी डॉक्टर शशि प्रसाद शास्त्री और सारथी स्वामी। मैं सबसे कम उम्र की भी थी और कम अनुभव भी थे मेरे, लेकिन थी। लखनऊ कई बार गई थी कभी सम्मेलनों में, इसलिए लोग उसको जानते थे, इसीलिए मुझको भी लिया। तो जब उनका हो गया ना, तब देखे कि सब ने उनका वो किया, दीदी ने ये किया, दीदी ने वो किया, दीदी ने वो किया। हम कहते कि दीदी ने क्या किया? अरे आप लोग कहिए ना कि दीदी ने क्या किया। तो कुछ नहीं जानते, नहीं जानती हो, तो मेरी टीचर है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, उनके 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 विरुद्ध। तो जब नहीं बोलना था तब आई क्यों? आप जिस समय पीछे हो जाती तो हमको नहीं बोलना है, अरे नहीं तुम नहीं समझोगी, इसलिए तुम्हारी टीचर रहती तो जानती। हमने कहा कि वो किसका टीचर नहीं है, जिसको पढ़ाया उसके भी है, जो नहीं पढ़ाया उसकी भी है। तो आप जान लीजिए महादेवी है, इतिहास है, इतिहास से कोई नहीं सीखता है। तो उसके बाद कहा कि नहीं वो सब नहीं चलेगा, तुम्हारा वक्त है, उससे नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा मत चल दे दीजिए। एक दिन रवींद्र भवन में ये कार्यक्रम हुआ था, लखनऊ के रवींद्र भवन में। तो जब वहाँ से चले खाना खाने की जगह पर, और करीब 200 ट्रक यहाँ से वहाँ तक एकदम सांस की जिद पर लगे हुए थे। बहुत देर से खड़ी थी, सब लोग महादेवी से मिल रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी। हम उनसे इतनी दूर पर थे, और जहाँ आप है ना, जहाँ प्रसाद जी बैठे हैं, तो खिड़की के पास इतनी दूर पर मैं खड़ी थी, लेकिन मेरी कोई बात नहीं हो रही थी। हमको बड़ा ही वो लग रहा था कि क्या सब कर रही है, इधर से लटक पटक। उसके बाद खाना का भूख लग गई, जो महादेवी को भी भूख लगी होगी, उन्होंने इधर उधर देखा, ये बात हो गया खत्म। तो आज इधर जाने दे देगी और कुछ बोल ही नहीं, तो सब उनका जी कही है, ऐसा किसी ने उनको नहीं कहा होगा, कही है। और बाद में जाके हमने उनके पैर छुए, उन्होंने कहा कि पैर पहले छूना था, मेरी ऐसी मैंने पैर अब छुआ है, बुरा नहीं मानिएगा। तुम हो तेज, अगर मैं तेज होती हूँ नहीं जानती, लेकिन आप नहीं करिएगा। आई चलो खाना खाते रहो। आई ना 200-250 ट्रक लगा हुआ था एकदम ऐसे रोड पर, इतना भी नहीं कि लोग घुस के उधर जाए। बहुत देर जब हो गया तो कोई आकर एक ट्रक को हटाया, क्या किया, कहा कि चलो, उन्होंने हमको भी कहा चलो। आए, रास्ता में पूछा बिहार से आई हो, हमको तो ले से दिया। तो जानते प्रसाद जी, बिहार के बारे में उस समय लोगों का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, कि वो तो कम समझ रहा है, भदेश है, ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है, यही सब था। हमने कहा कि दीदी मैं बिहार से आई हूँ मगर बिहारी नहीं हूँ। बस उनको लग गया कि लड़की तेज है, तो उन्होंने हमको कहा इधर आओ, हमने कहा गई मैं। उसके बाद गई वहाँ तक मांगे थी, हम वहाँ गई नहीं, थोड़ा दूर ऐसे कर देते थे। उन्होंने कहा क्या कि तुमको कैसे लगा कि मैं तुमको क्या कहना चाहती हूँ? मेरा हमको कुछ नहीं लगा।
लगा ही नहीं। आपने कहा कि बिहार से आई हो, मतलब कि बिहारी नहीं है, बिहारी नहीं हूँ तो मतलब अभी समझ लीजिए, तो मैं क्यों समझाऊँ? आपने बिहार से आया क्यों पूछा? बिहार से आना जरूरी था मेरा? मैं इंग्लैंड से आती, तो क्या था? बिहार से भागे।